हेलो दोस्तों, सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मतलब हम अभी तक इस प्रकृति के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व है, उनको वर्गीकरण करना है, एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित करना है। उसको किस प्रकार से हुआ है, जो आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको आज तक व्यवस्थित होने के लिए कितने कितने वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अपनी कोशिश की थी, जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने अपनी कोशिश के द्वारा इस टेबल को व्यवस्थित करने की कोशिश की। तो शुरुआत में जैसे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों की खोज होने लगी, तो बहुत सारे धीरे धीरे ऐसे तत्वों की खोज होने लगी। तो फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि इन सारे तत्वों को हम किस प्रकार से पढ़ें, कि भाई बहुत सारे तत्वों की खोज हो चुकी है, तो सब तत्व आपस में क्या हो जाएंगे, उनके गुणधर्म अलग अलग हैं और इनको एक अध्ययन करने के लिए कुछ ना कुछ एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जा सके और समझा जा सके, ताकि आगे भी कुछ कार्य किया जा सके। एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई एक किराना की दुकान होती है और उसके अंदर बहुत सारे सामान होते हैं। मतलब ऐसे मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे दुकान के अंदर बहुत सारे क्या है, सामान है। अब पूरा सामान है तो उस सामान को रखने के लिए अलग अलग क्या है, फर्नीचर बनाए होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बॉक्स होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग बॉक्सों के अंदर अलग अलग क्या होता है, सामान होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि अगर कोई किराने की दुकान के अंदर कोई फर्नीचर का एक बॉक्स है जिसके अंदर बिस्किट रखे हुए, तो बिस्किट रखने का एक पूरा सेक्शन होगा अलग, भाई इसके अंदर पार्ले जी बिस्कुट है, बाकी वाले इसके अंदर T20 ये वाला बिस्कुट है, ये वाले बिस्कुट है। तो इस पूरे एक ग्रुप होगा भी, उसके अंदर ये वाले बिस्कुट वाला पूरा सेक्शन है। फिर जैसे कि किराने की दुकान के अंदर मान लो कोई साबुन का कोई एक फर्नीचर है, ग्रुप है, जिसके अंदर पूरे कार का ज़्यादा साबुन साबुन अलग रखे जाते हैं। या फिर कोई चाय पत्ती है या कोई और भी अन्य सामान है, जैसे दाल वगैरह कोई रखने का सामान है, वो भी एक अलग अलग क्या होगा, सेक्शन होगा। तो उस सामान को पूरी दुकान के अंदर इतना सारा सामान है, लेकिन उस सारे सामान को कहाँ रखा हुआ है, पूरी दुकान के अंदर व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, ताकि कोई भी कस्टमर या आए तो इसको आसानी से ढूंढ ले या पता कर ले, भाई ये सामान यहाँ पर मिलता है, वो आसानी से ले ले। तो इस तरीके से पूरा सामान क्या होता है, व्यवस्थित होता है, जिससे उन कस्टमरों को ढूंढने में या सामान को लेने में क्या रहती है, आसानी रहती है। वैसे ही इस प्रकृति के अंदर भी बहुत सारे तत्वों की क्या हो रखी है, खोज हो रखी है। अब उनको ऐसे ही पढ़ना कुछ आसान नहीं रहता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। उसको किसी सारणी में कुछ तरीके से ढंग से क्या करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा, ताकि आसानी से उसका क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, विश्लेषण किया जा सके, इन तत्वों को समझा जा सके। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित करने की कोशिश की थी, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रकृति के अंदर आज की तारीख में इस प्रकृति के अंदर कितने तत्व मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकृति के अंदर अभी तक जो भी तत्वों की खोज हो चुकी है, वो 118 तत्व लगभग उसकी खोज हो चुकी है। लेकिन क्या ये सभी तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? नहीं, इसमें से कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो मानव निर्मित हैं, संश्लेषित हैं, जो प्रयोगशाला के अंदर बनाए गए तत्व हैं। तो लगभग 95 ऐसे तत्व हैं जो कि इस प्रकृति के अंदर मौजूद हैं, उनसे प्राप्त हुए हैं। तो शुरुआत में जैसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने प्रयास किया था, तो हमने देखा कि सबसे पहले 1800 ईस्वी के अंदर लगभग 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। यहाँ पर देख रहे हो ना, लगभग 1800 के अंदर लगभग कितनी तत्वों की खोज हो चुकी थी, 31 तत्वों की खोज हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे और तत्वों की खोज रिसर्च होती जा रही थी, खोज होती जा रही थी। तो फिर लगभग 1865 के अंदर आए तो हमने देखा कि लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। वैसे आज के समय में, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि लगभग कितने हो गए, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, 180 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो आज की मौजूद समय के अंदर 118 तत्व हम पाए जाते हैं, जिसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उसको पढ़ते हैं। उसमें से लगभग 95 ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, बाकी वाले ऐसे तत्व हैं जो मानव द्वारा संश्लेषित किए गए या प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब इतने सारे तत्व हैं, तो इन सबको ऐसे ही पढ़ना एक एक तत्व का बहुत क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इनका आसानी से विश्लेषण किया जा सके, उनको तर्कसंगत पढ़ा जा सके, इनको आगे भी पढ़ने के लिए काम में ली जा सके, वैज्ञानिक इसको समझ के और भी इनसे प्रेरित होकर आगे और भी खोज कर सकें, इसलिए उसको एक सही ढंग से व्यवस्थित करने की क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे इसको व्यवस्थित करने के क्या किए, प्रयास किए। और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। बिना प्रयासों की ये टेबल नहीं बन पाती होगी, इसलिए उन सभी वैज्ञानिकों का कुछ ना कुछ योगदान है, जिसकी वजह से आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे हैं और जिसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगभग मानव निर्मित तत्व जो कितने हैं, 94 तत्व, ठीक है ना। मैंने 95 बताया, आपने 94 प्रकृति में पाए जाते हैं। कितने तत्व? 94 तत्व जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद है। बाकी वाले तत्व कैसे? मानव निर्मित या संश्लेषित तत्व जो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। अब क्या है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीधी बात है भाई, बहुत सारे सामान है, जैसे किराने के अंदर बहुत सारे सामान है, ऐसे ही भाई किराने की दुकान ऐसे ही सामान डाल दो, बिखेर दो, क्या कोई सामान ले पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं ले पाएगा। किसी को पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा सामान कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। आलू, सब्जी, टमाटर, सब्जियों वाले सेक्शन और किराने का सामान वाले सेक्शन, दालें वगैरह वो भी सेक्शन, सब एक इधर उधर रख दिया जाए तो कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा कि कौन सा सामान कहाँ से लेना है। अगर उसी सामान को अगर फर्नीचर के अंदर अलग अलग बॉक्स के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाए तो कस्टमर अपना आप उस सामान को ढूंढ के क्या कर सकता है, ले सकता है। इसलिए उन आवास सारणी के अंदर बहुत सारे तत्व हो गए। अब उनको एक दो तत्व हो तो उसको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे तत्वों की खोज होगी। अब उनको ऐसे ही पढ़ना थोड़ा क्या कठिन हो जाता है, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत थी, इसलिए उन तत्वों को क्या करना पड़ा, वर्गीकरण करना पड़ा। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा अध्ययन के लिए आसान बनाने के लिए वर्गीकृत किया गया। उसको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आसानी से उसको पढ़ने के लिए उसको वर्गीकृत किया गया, ताकि पढ़ने में क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए, समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। मान लो समान समान गुण धर्म वाले तत्व उनको एक ग्रुप में रख दिया, एक वर्ग में रख दिया, ताकि उस एक तत्व के गुण धर्म को पढ़ के हम समझ जाए कि इस वर्ग में आने वाले सारे तत्व कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। नहीं तो ऐसे इधर उधर होंगे तो हम एक एक तत्व को तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको वर्गीकरण करने की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। फिर क्या है कि भविष्य में आने वाले, अब ऐसे तो है नहीं भाई तत्व देखो 1800 के ईस्वी के अंदर 31 तत्व थे, फिर 1865 तक 63 हो गए, आज की मौजूद समय में 118 तत्व हो गए। मतलब लगातार तत्वों की क्या रिसर्च हो रही, खोज हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं अभी तत्व खोज नहीं बंद हो गए, और भी तो खोज हो सकती है। तो इसमें क्या है, भविष्य में आने वाले तत्वों को भी क्या किया जा सके, वर्गीकरण सुव्यवस्थित हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ा, वर्गीकरण करना पड़ा। ये भी बात समझनी है आपको। तो हमने ये समझ सकते हैं कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, आसान बनाने के लिए उसको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। और भविष्य में आने वाले तत्वों का भी वर्गीकरण क्या किया जा सके, सुव्यवस्थित हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत किया। और क्या कि तत्वों का वर्गीकरण वैज्ञानिकों के अनेक वर्षों के प्रयोगों तथा परिकल्पनाओं का परिणाम है। आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बनी है, सिंपली किसी ने बना दी। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग किए हैं, परिकल्पनाएं की हैं, उनकी मेहनत लगी है, दिन रात एक की है, जिसकी वजह से आज हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं, इतनी जो कि सरल और सुगम बनी हुई है, जिसको हम आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इसका परिणाम इतना आसान नहीं है कि एकदम बन गई, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने क्या किए, प्रयास लगाए, बहुत सारी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। तो उसमें से हम ऐसे पढ़ने वालों में से धीरे धीरे ये पढ़ रहे भी कौन कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोबेराइनर के त्रिक। सबसे पहले डोबेराइनर एक वैज्ञानिक आया था जिसका पूरा नाम क्या है, वुल्फगांग डोबेराइनर। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, जर्मन के वैज्ञानिक थे। सन 1817 के अंदर उन्होंने क्या दिए, डोबेराइनर के त्रिक दिए थे। क्या दिए थे, त्रिक दिए थे। उसमें जितने भी ज्ञात तत्व थे ना, उन ज्ञात तत्वों को सही तरीके से व्यवस्थित करने के, वर्गीकरण करने के प्रयास किसने किए, डोबेराइनर ने किए थे। तो डोबेराइनर ने क्या किया कि समान गुण धर्म वाले जितने भी तत्व थे, समान गुण धर्मों वाले तत्वों को उन्होंने क्या किया, समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ऐसे कुछ तत्व लिए जिनके तीनों के मान लो उन्होंने तीन तत्व लिए जिनको उन्होंने क्या बोला, त्रिक बोला था। डोबेराइनर ने क्या किया भाई, तीन ऐसे तत्व लिए थे जिन तीनों तत्वों के गुणधर्म क्या है, आपस में समान है। उसके रासायनिक गुणधर्म, लगभग भौतिक गुणधर्म जो आपस में लगभग क्या मिलते हैं, समान मिलते हैं। और उन तीनों को आपस में एक तीन का ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। उनको त्रिक बोला उन्होंने। क्या बोला था, त्रिक। इसलिए इसको बोलते डोबेराइन के त्रिक। इस आवर्त सारणी को क्या बोलते, डोबेराइन के त्रिक बोलते। उन्होंने कुछ ऐसे तीन तत्व लिए जिनको समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को आपस में एक ग्रुप में रख दिया। वो भी कैसे रखा, आरोही क्रम में रखा, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा था। उसका जो परमाणु भार है उसके बढ़ते क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। मान लो तीन तत्व ले लिए, इन तीनों तत्वों को रासायनिक गुणधर्म क्या है, समान है। अब तीनों का परमाणु द्रव्यमान भी निकाल लिया। अब तीनों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया। आरोही क्रम में उनको क्या कर दिया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में या उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और जिन्होंने उसको क्या बोला था, त्रिक बोला था। क्या बोला था, त्रिक।
फिर उन्होंने क्या बताया कि जो भी फर्स्ट तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान और जो तीसरा तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के जो एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, वो औसत उस मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो डोबेरेन ने क्या बताया कि सबसे पहले उन्होंने कितने तत्व लिए थे, 3 तत्व लिए थे और तीनों के रासायनिक गुणधर्म क्या थे, आपस में समान थे और तीनों को एक ग्रुप में रख दिया, इसलिए उन्होंने क्या बोला, उसको त्रिक बोला था। फिर उन्होंने क्या बताया कि जो पहला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान, जो तीसरा तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ दो और उनका औसत निकालो, और वो औसत जो बीच वाला तत्व है, मध्य वाला तत्व है, उसके परमाणु भार के क्या होता है, बराबर होता है। और उन्होंने उसको क्या बोला, त्रिक बोला था। लेकिन डोबेरेन क्या हुआ था कि उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे उन ज्ञात तत्वों के में से केवल 3 त्रिक ही बना पाए, और 3 त्रिक बनाए तब तक उसका जो नियम बनाया था उसने सही से लागू हो रहा था। बाद में वो नियम क्या होने लगा, गलत साबित होने लग गया। तो ऐसे में डोबेरेन उस अवस्था सारणी को वर्गीकृत करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे। तो हम देख लेते कौन कौन से ऐसे तत्व जो उन्होंने त्रिक बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने सबसे पहले आप देखो कि उन्होंने बताया कि जैसे कि लिथियम तत्व है, सोडियम तत्व है, पोटेशियम है, इन समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख दिया, उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक रखा। जैसे इसका 6.9 है, इसका 23 है, इसका 39.1 है, तो ये बढ़ते क्रम में हुआ नहीं हुआ भाई, पहले छोटा उसके बाद बड़ा उसके बाद बड़ा, ये आरोही क्रम हो गया। तो इन तीनों तत्वों को उसने आरोही क्रम के क्रम में रख दिया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये पहला तत्व है लिथियम, तो पहला तत्व लिथियम है, उसका परमाणु भार कितना है, 6.9। फिर उन्होंने क्या बताया, तीसरा तत्व पोटेशियम, इसका परमाणु भार कितना है, 39.1 है। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो उसने कितना पाया कि इन जोड़ने पर आपस में कितना हो गया, लगभग 46 हो गया। इसे कितना हो गया, 46 हो गया। फिर इनका क्या निकाला, औसत निकाला। औसत निकालने के लिए किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो पता चला कितना आंसर आया, 23। और ये 23 किसके बराबर होता है, सोडियम के बराबर। हाँ, ये बात तो सही बोली कि उन्होंने भाई पहले वाले के और इसके अंतिम वाले के परमाणु भार को आपस में जोड़ दिया और फिर उसका औसत निकाला, और वो औसत किसके बराबर हो रहा है, मध्य वाले के बराबर हो रहा है। ये त्रिक तो उसका सही साबित हुआ, ठीक है ना। वैसे ही देखो इसका, देखो कैल्शियम का कितना है, 40.1 है। फिर कितना हो गया, 137.3 हो गया। इसको आपस में जोड़ो, इसको आपस में जोड़ो, तो हमने जोड़ा तो कितना आ गया, इसको आपस में जोड़ने पर लगभग 100 कितना हो गए, 77.4 हो गए, 177.4 हो गए। अब 177.4 का क्या निकालो, औसत निकालो। कितना भाग दो, 2 का भाग दो, तो 2 का भाग दिया तो कितने आ गए, लगभग 88 पॉइंट, कितने आ गए, 88 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 88 पॉइंट आ रहा है, मतलब लगभग 88 के आसपास आ रहा है। ये 87.6 है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 87.6, ये 88 लगभग आ रहा है, तो कितना हो गया, तो भी इसके आसपास। सही बात बोली, इसकी डोबेरेन का त्रिक ये भी क्या है, सही है। वैसे भी इनको आपस में जोड़ेंगे तो फिर इनका औसत निकालेंगे तो ये लगभग इसके बराबर आएगा, लगभग 81 के आसपास आएगा। तो 81 के आसपास आ रहे हैं, तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत है, 80 तो ये है, 81 आ रहा है, तो इसके आसपास है। तो डोबेरेन ने ये भी बोला था कि भाई ज़्यादा गड़बड़ हो जाए तो क्या हो जाए कि भाई थोड़ा सा फर्क है, इसके आसपास मान लिया उसने। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगी डोबेरेन ने क्या बात बताई थी। डोबेरेन ने यही बात बताई थी कि भाई कोई भी 3 तत्व थे जिसके रासायनिक गुणधर्म या उसके जो भी गुणधर्म है वो आपस में क्या है, समान है। उन तत्वों को आपस में लिया और उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया, आरोही क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने पहला तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिया, तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिया, उनको आपस में जोड़ के उसका औसत निकाला और वो औसत मध्य वाले के बराबर था। अब डोबेरेन की कमी क्या थी, उन्होंने सबसे उसकी अवसारणी जो उन्होंने नीम दी उसमें क्या बात की कमी थी, उनके उस बात की कमी इतनी थी कि उन्होंने जितने भी उस समय ज्ञात तत्व थे, लगभग 25 तत्व ज्ञात थे ऐसे मान रहे, तो उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे उनके केवल 3 त्रिक ही बना पाए। जैसे ये 3 त्रिक आपके सामने दे रखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दे रखे ना, वैसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आपके सामने दे रखे हैं, वैसे ही कैल्शियम, बेरियम, आयोडाइड, ठीक है ना, ये आपके सामने दे रखे हैं। तो इन 3 त्रिक ही बना पाए, उसके ज़्यादा त्रिक नहीं बना पाया, ये उसकी मुख्य रूप से कमी थी। इसके आगे कौन है, न्यूलैंड का अष्टक का नियम है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले। इसी प्रकार और भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी इस प्रकार से खोजने की क्या की कोशिश की थी, ठीक है। जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, मोजले ने दी थी, उनको भी हम पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा हम जो मान रहे हैं उसी को ही हम पढ़ रहे हैं।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे।